हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। तो आज बात करेंगे हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के बारे में। दुश्मन के टैंक को तबाह करने की क्षमता रखने वाली एंटी टैंक मिसाइल नाग का गुरुवार को राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के फायरिंग रेंज में सुबह 6:45 बजे डीआरडीओ की तरफ से अंतिम चरण का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अब ये सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मिसाइल के शामिल होने से सेना की ताकत पहले से बढ़ जाएगी। सेना व डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया गया है और पोखरण फायरिंग रेंज में नोमिका कैरियर से दागी गई मिसाइल ने यहाँ रखे एक वास्तविक टैंक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और इन्होंने सही में परीक्षण के बाद विशेषज्ञ टैंक की जांच की दिशा में बताया गया मिसाइल के प्रहार से वह पूरी तरह निस्तनाबूद हो गया है और वो मानकों पर खरी उतरते ही इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है। नाग मिसाइल का निर्माण पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड वो करेगी। इसके अलावा दोस्तों ये है 130 किलोमीटर प्रति सेकंड की तरफ से मार करती है और इसका वज़न वो ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर है 42 किलोग्राम है। और फाइटर जेट और शिप में इसका इस्तेमाल वो किया जा सकता है। और ये बहुत ही अच्छी मिसाइल है और भारतीय जो सेना है उसके लिए बहुत उपयोगी गाड़ी है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने गुरुवार को कहा कि यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि 22 अक्टूबर 1947 के दिन किस तरह पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। पाकिस्तानी फ़ौज और कबाइलियों ने मुजफ्फराबाद जो गुलाम कश्मीर में है जो हज़ारों की तादाद में निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया था। हम पाकिस्तान की बर्बरता को नहीं बल्कि कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए जो लोगों ने दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान छद्म युद्ध से राज्यों की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को अवगत करा के उन पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों खुलकर सामने पहली बार आएगी 73 सालों में पहली बार कबाइली हमलों के सच को उजागर करने के लिए म्यूज़ियम ऑफ 22 अक्टूबर 1947 को प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। इसके बाद उपराज्यपाल जी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहम्मद अब्दुल्ला ने कई बार पाकिस्तानी फ़ौज और कबीलियों के कश्मीर पर हमले, लूटमार और आगजनी का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों का हमदर्द नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वह 4 दिन तक उलझाए रहे और भारतीय सेना ने मोर्चा पूरी तरह संभाल लिया। कबीलियों ने मकबूल शेरवानी का कत्ल कर दिया। शेरवानी ने हमले के खिलाफ आवाज़ उठाई और आत्म बलिदान कर दिया। इसके अलावा सिन्हा जी ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज और कबीलियों की लूट के समय आम कश्मीरी भारतीय फ़ौज के साथ खड़े हो गए थे और निहत्थे कश्मीरियों का ने नाम और उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को भारतीय फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। उपराज्यपाल ने बिना नाम लिए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का सरगना है और वो एक तरह से पूरे विश्व में इसका सरदार है। पाकिस्तान ने विश्वासघात, बर्बरता, हमारे जवानों और यहाँ के लोगों की बहादुरी और आत्म बलिदान की कहानियाँ वो जन जन तक पहुँचानी चाहिए। राज्य की नई पीढ़ी को पाकिस्तानी शासकों और फौज द्वारा कहे गए कत्लेआम, हमारी माँ बहनों के साथ दुराचार की दिल दहलाने वाली घटना है उसको सबके सामने लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि नई पीढ़ी को इससे अवगत कराना चाहिए और 22 अक्टूबर को हमेशा ही काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में बताना चाहिए कि जो पाकिस्तान और उसके आईएसआई ने भारत के साथ किया था। दोस्तों अगली खबर ये है कि जो FATF है उसमें भारत ने कहा है कि जो पाकिस्तान की कोशिशें वो अधूरी हैं। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कार्रवाई SFT हैं उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है और इस बार भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। अभी FATF की कल मीटिंग हुई थी इसमें डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। दूसरी तरफ आतंकी फंडिंग और गैरकानूनी तरीक़ों से पैसा एक दूसरे से दूसरे देश में भेजने पर रोक लगाने के लिए गठित STF की जो बैठक बुधवार को थी उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि SFTF ने पाकिस्तान को 27 कार्य योजना भेजा था जिसमें से 21 का ही पालन हो सका है। 6 महत्वपूर्ण कार्य योजना पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह सबको मालूम ही है कि पाकिस्तान अब भी आतंकी और आतंकवादियों संगठनों को श्रेय प्रदान करता है। उसमें कई आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकवादी जैसे मशहूर हजरत दाऊद इब्राहिम
और जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ भी कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान कुछ देशों को मदद से प्रतिबंध सूची में आने से बच जाएगा, बट 2 वर्ष से वो जो है ग्रीन लिस्ट में ही है और अभी भी उसी में बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने हाल में कुछ विधायकों को पारित करवाया है, जिसमें गैर सरकारी संगठनों NGO की गतिविधियों पर लगाम लगाना शामिल है। अक्टूबर 2020 की बैठक से पहले पाकिस्तान सरकार ने ऐसे 80 आतंकवादी संगठनों में प्रतिबंधित आतंकवादियों का नाम प्रकाशित किया था, जो अपनी ज़मीन से आतंकवादी गतिविधियों को जो है वहाँ से हैंडल करते हैं। भारत पिछले 2 साल से पाकिस्तान का SFTF पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश में है। अगर यह प्रतिबंध लग जाता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है। पाकिस्तान की स्थिति ईरान जैसी हो सकती है, जिसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कारोबार नहीं कर सकती। और पाकिस्तान ने अभी सबसे बड़ा कमाल ये किया है कि उन्होंने जो है 5000 जो आतंकवादी थे उनको ब्लैक लिस्ट से हटा के ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है, और उनके वित्तीय लेन देन जो है वो बैंक में कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में खुलेआम कहीं भी घूम सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो FATF की मीटिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान को जो है बहुत बुरी तरह फटकार लगाई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो 6 बिंदु बचे हुए हैं आपने उसको काम करना चाहिए। और अभी तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में है, और फरवरी 2021 में जो अगली मीटिंग होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखना है या जो है ग्रीन लिस्ट में ही रखना है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो वो है भारत में ही बनेगी देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। देश के लिए मजबूत लोहा बनाने वाली भिलाई शहर का नाम जल्द ही सैनिकों के उपयोग में आने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट में जुड़ जाएगा। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यहां की एक निजी कंपनी को केंद्र सरकार से अनुबंध हो गया है। पहले वर्तमान समय में जो सेना जैकेट यूज़ करती है उसका वज़न 17 किलो है। यह बनी जैकेट 11 किलो की गुणवत्ता के साथ साथ और 40% सस्ती भी होगी। सरकार और सेना के विशेषज्ञ इसके उत्पादन पर नज़र रखेंगे। वर्तमान में सैनिक जिस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं उसमें से ज़्यादातर का निर्माण कानपुर की एक निजी कंपनी करती है। इजराइल, इंग्लैंड, फ्रांस और ग्रीस से भी बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाई जाती हैं। चीन से रिश्ते ख़राब होने के बाद जो है उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा भिलाई में बनने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाएगा। यह स्टील से हल्का और उससे कई गुना अधिक मजबूत होगा। इसके उपयोग से सैनिकों के लिए जोखिम और कम हो जाएगा। सरकार वर्तमान में 32 से 40 हज़ार रुपये की दर से जैकेट खरीदती है। इस जैकेट को तैयार करने वाली कंपनी को करीब 3.5 साल के प्रयास के बाद लाइसेंस मिला है। इसकी तकनीक जो है वो DRDO से ली गई है। कंपनी साल में 1 लाख से अधिक जैकेट की आपूर्ति करेगी। कंपनी के संचालक S सुब्रमण्यम ने बताया कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का लाइसेंस मिलते ही पौंडीचेरी उत्तर प्रदेश की सरकारें ने उसे संपर्क कर अब अपने राज्यों के उत्पादन इकाई स्थापित करने का निमंत्रण दिया है, लेकिन वह भिलाई के नंदनी में ही उत्पादन इकाई जो है वो ये तैयार करेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन सुझाव दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा, और जो भी आपकी वीडियो अच्छे तो लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। जैसा भी सजेशन है अपना दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। भगवान आप सबका